जी साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी में। और आज पढ़ने वाले हैं जो एक नया टॉपिक होगा, प्रकाश के अपवर्तन में कुछ अगले नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और सभी वो क्वेश्चन कहने कहीं रेलवे की परीक्षा में या फिर किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए होंगे। और आपने पिछली क्लास अगर देखी होगी तो मैंने आपको उसमें अपवर्तन की परिभाषा बताई थी, है ना। अपवर्तन की परिभाषा पढ़ने के बाद अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप यकीन मानिए इसमें मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखाए थे कुछ, और मैंने कहा जो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक की कुछ वैल्यू याद करने को बताई थी। हालांकि ये वाली वैल्यू बहुत सारी है, ये मान के चलो 20, 30, 40 बहुत सारी याद करने वाली, लेकिन हमने आपको महज 8 वैल्यू याद करने को बताई थी। लेकिन ये वो वैल्यू लिखाई थी जिनमें एक भी छोड़ने लायक नहीं थी। क्या बोला था मैंने? कहा एक भी वैल्यू छोड़ नहीं सकते, हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए जो इसमें लिखाई थी। पहली बात कर लें, एक बार हम रिवीजन कराएंगे। हमने कहा जो बात कर रहे हैं जो अपवर्तनांक की, जो अपवर्तनांक होता है जो हमारा वैक्यूम कहते हैं निर्वात में जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो 1 के बराबर होता है। ओके, अच्छा वैसे ही हम बात करें हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 पॉइंट लगभग 1 के बराबर कह सकते हैं, 1.0003। और यकीन करिए ये वाला प्रश्न आया हुआ है कि बताइए वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन 1 भी है, 1.003 भी है, 1.00003 भी है। 0 का भी रूल है यहाँ पर, ये बीच में 3 जीरो लगते हैं, 3 जीरो उसके बाद 3 है। ठीक है, और आगे देखो, आगे आपको दे रखा है हमारा 1.31 किसका है? बर्फ का। ISP यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा, बर्फ का है। ठीक है, और आगे देखें तो हमारा एक वाटर पानी का होता है 1.31 है, 1.33, या फिर कह दो पानी का 4/3 होता है। पानी का कितना होता है? 4/3। और विशेष ध्यान रखना बर्फ का इससे कम होता है अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक कहने की डेंसिटी बता रहा होता है ना। अच्छा मैंने कहा ये बताओ, अगर आपको बर्फ का पता चल गया है, पानी का पता चल गया है, तो ये 1.44 किसका है? मिट्टी के तेल का। मिट्टी के तेल का 1.44 याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें। इस पर आधारित क्वेश्चन जब कराएंगे अभी देखना। आगे देखो, मैंने कहा इसको एन से डिनोट करते हैं फिर म्यू से। मैंने कहा ये कांच का या फिर बेंजीन का, दोनों का बराबर होता है 1.5। कितना? 1.5 होता है बेंजीन का। बेटा ये रॉक साल्ट होता है सेंधा नमक। सेंधा नमक देखा है तुमने? खाया है? सेंधा नमक नहीं खाया? हाँ भाई, सेंधा नमक का होता है 1.54। हाँ वो चट्टानों का होता है ना, तो 1.54। और 2.4 तो होता है डायमंड का, हीरे का। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो होता हमारे हीरे का। और जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती। जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और जितना अपवर्तनांक कम होगा प्रकाश की चाल उतनी। मैंने बताओ प्रकाश की चाल निर्वात में ज्यादा होगी या फिर बताओ बर्फ में ज्यादा होगी? जिसका अपवर्तनांक कम है वहां पे प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। जहां पर अपवर्तनांक ज्यादा है वहां पे प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। जैसे बर्फ में कम होगी, प्रकाश की चाल हवा में ज्यादा होगी। और हम बात करें वैसे पानी में और बर्फ में किस में ज्यादा होगी प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल इसमें ज्यादा होगी। जिसका अपवर्तनांक कम वहां पे प्रकाश की चाल इसका ज्यादा है, तो इसमें और होता है ऐसा। ऐसे ही करके बेटा इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपके सामने हम ला रहे हैं अगली स्लाइड पे। ये सबको याद हो गया क्या? 1.54 हम सेंधा नमक का याद करें, 2.4 तो हम डायमंड का याद करें, 1.5 हम ग्लास का और बेंजीन का याद करें, 1.31 बर्फ का है, 1.33 पानी का है, और 1.003 हमारा किसका है? हवा का है, और 1 किसका है? वैक्यूम का है, और 1.44 किसका है? ये कोई याद करने में कठिन नहीं है, हमें भी याद हो गया। पहले हमें भी याद नहीं था, अब भी याद हो गया हमें। अब आ जाओ इस पर आधारित क्वेश्चन क्या बने। देखो एक बार इस पे नजर डालना। इसमें क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि बताओ कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? प्रकाश की चाल उसमें अधिक होगी जिसका अपवर्तनांक कम होगा। मैंने कहा ये बताओ केरोसिन का 1 रॉक सॉल्ट का, सेंधा नमक का 1.54,
और मैंने कहा वाटर का 1.33, डायमंड का 2.4142 और आइस बर्फ का 1.31 और गिलास का 1.51। मैंने कहा प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होगी, तो आप उत्तर क्या देंगे इनमें से? हाँ, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम है। जो निम्नलिखित दिए गए इनकी बात कर रहे हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होगी तो किसमें होगी? बर्फ। ये वाली वैल्यू तो मैंने याद करवाई है। सेंधा नमक की 1.54, 1.44 मिट्टी के तेल की होती है, 1.33 पानी की होती है, बर्फ की 1.31 होती है ना। आगे देखो, आगे एक चीज और बता रहे हैं, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताइए। कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताना है। मैंने कहा ये बताओ, कांच का अपवर्तनांक, मैंने कहा मान लिया कि n होता अपवर्तनांक और G फॉर ग्लास, कांच का, और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.1 तो लिखा हुआ 3/2। और हमने कहा पानी का कितना होता है? तो 1.33 या फिर कहो 4/3। और पूछा क्या है? कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताइए। मैंने कहा कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष n ग्लास अपॉन n वाटर। मैंने कहा 3/2। देखो बेटा 3/2 और बट्टे 4/3, और ये बड़ा वाला बट्टे तो उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × 3 और बट्टे 2 × यही होगा ना। और हमारा आ जाएगा 9/8 के 1.125। अब आपको एक चीज, नई चीज बताने जा रहे हैं। किसी भी मीडियम का, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम नहीं होता है। क्या सही बोल रहे? सही। अरे भाई हवा का, वैक्यूम का होता है 1, बाकी वैक्यूम का 1 होता है। अगर हवा की करती है 1.00 तो 3 हो जाता है, 1 से ऊपर निकल जाता है। मतलब सभी मीडियम्स का अपवर्तनांक होता है वो 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। बताएं कैसे? मैंने कहा बताओ बर्फ का 1 और पानी का बताओ। नहीं, पानी का, वो हवा का है। अब हमने आपसे क्या पूछा? हमने कहा अपवर्तनांक हमेशा 1 से ज्यादा होता है, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से ज्यादा भी हो सकता है और कम, डिपेंड करेगा पूछ कैसे रहा है। मैंने कहा बर्फ का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ, तो मैंने कहा इसके सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। तो मैंने कहा ये भाई साहब, इस ज्यादा का भाग कम में लगाएंगे तो 0 पॉइंट उत्तर आएगा। कुछ नहीं समझे क्या भाई? छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग लगाओगे तो 1 से छोटा उत्तर आना है। तो आपका सापेक्ष अपवर्तनांक 1 से बड़ा भी हो सकता है। अब भाई कहते हैं पानी का बर्फ के सापेक्ष, तो 1 से बड़ा आएगा। तो 1.33 में भाग किसका लगेगा? 1.31 का। तो मेरे भाई फिर तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा। तो मैंने कहा सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, इसमें सापेक्ष पूछा गया है। अपवर्तनांक जल के सापेक्ष पूछा गया। सापेक्ष का मान 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज्यादा। समझने की कोशिश करना, जो चीज पढ़ रहे हो उस टाइम फोकस हमारा उसी टॉपिक पे होना चाहिए, बाकी टाइम कुछ भी कर रहे हो। इधर आ जाओ। मैंने कहा इधर आ जाओ। हीरे का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष बताइए। हीरे का अपवर्तनांक पता 2.42। और किसका पूछा? जल का होता है 1.33 या 4/3 कह लो। देखो मैंने कहा बेटा हीरे का डायमंड का बटे वाटर का, डायमंड का 2.4 और इसका होता है 4/3 ऊपर चला गया तो 4 छिंग, अरे मेरे भाई यहाँ पर लिख लो 2.4 बटे 4/3, ये चला जाएगा ऊपर, 4 छिक्के 24 और 36 18, कितना आ जाएगा? क्या समझ में आया? हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक कितना? 1.8 ही निकाला था आंसर मैंने। तो हमारा हीरे का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष 1.8 गुना है। समझ पाए हो? अच्छा, ये बात अगर तुम्हारे पल्ले पड़ गई है, अर्थात हीरा पानी की अपेक्षा 1.8 गुना सघन बता रहा है। सघनता, डेंस, पास कितने कण उसमें, जो सापेक्ष निकाल लेना, ये सघनता बता रहा है। कहने का मतलब मैंने क्या लिखा? अर्थात हीरा पानी की अपेक्षा 1.8 गुना सघन है, मतलब घना, पास, डेंस, पास। ठीक है। अगर तुम्हें पास समझ में आ गया है तो आसपास इस पे आ जाइए सभी लोग। इस प्रश्न को पढ़िए, देखें मार पाएंगे आप इसको। सापेक्ष निरपेक्ष कौन सा? डी। ओके। अच्छा, आपने जो निकाला इसमें प्रश्न ऐसे पूछा गया आपसे कि नीचे दिए गए विकल्प में कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक का आरोही क्रम का मतलब होता है बेटा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब वो तो बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो मैंने कहा सेंधा नमक का होता है 1.54,
बेंजीन का होता है 1.5, मिट्टी के तेल का होता है मतलब 1.44 और बर्फ का होता है 1.33। क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर है? अब देखो, हाँ 1.31, सॉरी 1.31। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर हुआ? बड़ा छोटा मतलब ऐसा बढ़ता हुआ क्रम चाहिए। मिट्टी के तेल का 1.44 और मैंने कहा बर्फ का 1 ये तो गलत हो गया भाई। हमें चाहिए बढ़ता हुआ क्रम, ये तो घटता हुआ क्रम आ गया। हमें चाहिए था आरोही क्रम, मैंने कहा सेंधा नमक का 1, बर्फ का 1, फिर गड़बड़ हो गया भाई। अपवर्तनांक ज्ञात होंगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अरे ये वो क्वेश्चन है कंपटीशन में नंबर बढ़ाने का और घटाने वाला क्वेश्चन है। सही बता रहे, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे आ जाओ, बर्फ का 1.31, मिट्टी के तेल का 1, बेंजीन का 1, सेंधा का 1, रॉक सॉल्ट है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये बढ़ता हुआ क्रम कौन से वाले ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अच्छा अगला प्रश्न देखना बेटा। मैंने कहा वायु का निरपेक्ष दे रखा है। सापेक्ष 1 से कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन निरपेक्ष हमेशा 1 से बड़ा, 1 से बड़े सब हैं। मैंने कहा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 के बाद 3 जीरो, उसके बाद 3 है। समझ पाए? अगला क्वेश्चन बताना क्या बोल रहे हैं। किसी माध्यम में निरपेक्ष कहे तो हाँ निरपेक्ष की बात कर रहा है। और जो हमारा सापेक्ष होता है ना बेटा, सापेक्ष कहे तो सापेक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक होता है ना, जो n होता है बेटा, इसमें n का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, n का मान 1 से कम भी हो सकता है, n का मान 1 के सापेक्ष की बात करें, जैसे हीरा का बर्फ के सापेक्ष निकल रहा था। लेकिन आपका निरपेक्ष की बात करें, ये सापेक्ष की बात ना करे, तो निरपेक्ष का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ये बात हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए। अच्छा एक बच्चा बैठा हुआ, वो देखा उत्तर दे पाएगा इसका। हाँ ये बोल रहा है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है बेटा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हाँ मतलब पहला विकल्प सही है। 2.4, दो विकल्प ऊपर नीचे हो गए, मतलब एक ही काउंटिंग ऊपर नीचे हो गया। ओके आगे आ जाओ, इसका बताओ। क्या लिखा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा आपको बेटा? दिखाई दे रहा है तो और बढ़ा सकते हैं हम अभी। एक बार प्रश्न को पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास। यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 में प्रकाश की गति 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2 × 10⁸ क्रम से, तो माध्यम 1 और 2 के संबंध में अपवर्तनांक का क्या अनुपात होगा, ये पूछ रहा है। कौन सा बेटा? इसमें देखो दे रखा है कि मीडियम 1 की वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? v1 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही दे रखा है क्या? बड़े ध्यान से समझना, कोई जल्दबाजी है नहीं, है ना। अगर मीडियम 2 की दे रखी वेलोसिटी 2 बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आपको निकालना है क्या? अपवर्तनांक में अनुपात। लेकिन अपवर्तनांक की कुछ अनुपात आपने रट रखे हैं, लेकिन अपवर्तनांक का मतलब है ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा बेटा याद करो, जो अपवर्तनांक होता है n, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेग से, 1/v से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर कहते हैं n v के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जो n1 होगा और मीडियम 1 और 2 में जो हम अनुपात निकलेंगे वो v2/v1 होगा। क्या ये रेशियो निकलेगा? अरे भाई जब इनका व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब यही तो है। n1 मतलब जो अपवर्तनांक है वेग के व्युत्क्रमानुपाती, तो n1/n2 और v2/v1। तो हम इसका अपवर्तनांक माध्यम n1 और n2 का निकालेंगे, तो हम v2 का मान कितना दे रखा है? 2 × 10⁸ 8 बटे
2.5 गुणे 10 की घात 8 कट जाएगा, आंसर आएगा 2/2. कोई विकल्प है? बी वाला विकल्प होता है. कहने का मतलब इस वाले क्वेश्चन को वेग देकर आपसे अपवर्तनांक पूछ लिया गया, और मैंने शायद कल की क्लास में लिखाया नहीं था. कल की क्लास में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे थे. मैंने कहा बताओ वेग होता है अपवर्तनांक के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? हैं? वो अलग चीज है, वो हम वहीं पर आने वाले हैं. जब क्वेश्चन कर रहे हो वहीं पर जस्ट अभी जंप करेंगे वहीं पे. ये वाला क्वेश्चन समझो. मीडियम 1 और 2 का वेग दे रखा है. मीडियम 1 और 2 में प्रकाश की गति क्या क्या है? मीडियम मान लिया ये 1 है और नीचे पानी भरा हुआ है. पानी में प्रकाश की गति बटे जल में प्रकाश की गति. उसका वेग दे रहा है, अपवर्तनांक दे रहा है. अपवर्तनांक में अनुपात पूछ रहा है, और इसका उल्टा अनुपात होता है. आपको पता होगा जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें वेग कम होता है. कहते तो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन का मतलब ये तो होगा. ओके, आगे आ जाओ बेटा. आगे आने से पहले हमें लगता है आपको एक काम करना पड़ेगा. हाँ, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे जो अभी आप कर रहे थे. इसी वाले क्वेश्चन में चलने पहले आपको हल्का सा हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा कुछ, तब आप वहां पे पहुंच पाएंगे. ये जो क्वेश्चन मैंने करा है इसकी फेयर भी बनाते हैं. ये सभी नोट्स अपने ग्रुप में जाते हैं मेरे भाई. अच्छा, आ जाओ बेटा, आराम से घर पे जाके फेयर बनाएंगे आप लोग. यहाँ पर एक हेडिंग पड़ी हुई नजर आ रही होगी बेटा, जो लिखी हुई है माध्यम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन. अब आप इसको प्रैक्टिकली समझो यार. वैसे तो हमने खूब पढ़ा है, वाईपी होगा नहीं. हमने कहा माध्यम में प्रकाश की चाल है ना, माध्यम में प्रकाश की चाल. वैसे मैंने कहा ये हवा है, हवा में प्रकाश की चाल, और नीचे पानी भरा हुआ है तो पानी में प्रकाश की चाल. अरे भाई, पानी में प्रकाश की चाल में ये कहेंगे कि अपवर्तनांक है ना, जो n होता है, अपवर्तनांक n होता है. मैंने कहा माध्यम में प्रकाश की चाल, जैसे पानी की बात करें तो पानी का अपवर्तनांक लगेगा. अगर आप कांच की बात करो कांच का अपवर्तनांक लगेगा. मैं ये कहे कांच में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल, बर्फ में प्रकाश की चाल, तो जिसकी बात करेंगे उसी का अपवर्तनांक लगेगा. तो बताएं मेरे भाई, फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो आप. फॉर्मूला क्या है? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करोगे उसी माध्यम में मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उसी माध्यम का अपवर्तनांक. जिस माध्यम में, बेटा दोबारा सुनो, जिस माध्यम में तुम प्रकाश की चाल चाह रहे हो, मान लिया तुम गिलास में प्रकाश की चाल चाह रहे हो कांच में, तो कांच का ही अपवर्तनांक से डिवाइड कर दो किसको? निर्वात में प्रकाश की चाल को. निर्वात में प्रकाश की चाल तो पता है तीनों, तो उसको डिवाइड किससे करना? जिस माध्यम की बात हो रही हो. कहें तो एक फॉर्मूला याद हो गया अब आपको, B बराबर C बटे N. जो हमारा C क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और अपॉन B क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल. कहें तो बेटा हमने इस B को नीचे ले, N को इधर लेके तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा. अरे N को इधर ले, B को इधर ले, मैंने कहा N अपवर्तनांक था. मैंने क्या बोला? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल उसी माध्यम के अपवर्तनांक से भाग देते हैं. मैंने कहा कांच में प्रकाश की चाल तो कांच का अपवर्तनांक, डायमंड में प्रकाश की चाल तो डायमंड का अपवर्तनांक, केरोसिन कहे तो मिट्टी के तेल में प्रकाश की चाल तो मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक. डिवाइड किससे करना है? निर्वात वाले से. तो मैंने कहा इससे एक फॉर्मूला ये भी तो तैयार होता है जो किताबों में बहुत सारा लिखा होता है कि N बराबर C बटे V, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल. भाई तो लिख रहा है भाई, ये N वही होता है जिस माध्यम की बात होती है. हम इसको प्रैक्टिकली लाने की कोशिश कर रहे हैं. ये हमें भी पहले रटे हुए थे फॉर्मूले. हम कह रहे थे यार क्या है निर्वात में बटे माध्यम में. हमें ये था इसका मतलब कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना चाह रहे हो तो उसी माध्यम के अपवर्तनांक से डिवाइड करना पड़ता है. ये होता है इसका प्रैक्टिकली मतलब. अच्छा, फिर यहाँ से फॉर्मूला बनता है N बराबर, तो N बराबर उसी का अपवर्तनांक जिस माध्यम में प्रकाश की चाल, और बटे निर्वात ऊपर रहता है. अच्छा, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं हम आपको क्वेश्चन पे लिए चल रहे हैं. एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करना बेटा. ये वाले न्यूमेरिकल भाई साहब सब बच्चे नहीं कर पाते, आपको फिर से बता दें, आप आराम से सीख लो. पी लो ना, पी लो, रखे रहना. कितना आएगा? हाँ देखो इसमें दे रखा कांच का अपवर्तनांक, मतलब कांच का अपवर्तनांक दे रखा बेटा कितना? 1.5. ओके, और कह रहा है कि कांच में प्रकाश की गति की गणना करें. अगर बायो प्रकाश की चाल दे रखी है, हालांकि नहीं दिया हो तब भी हमें पता है, इसमें दे रखा है. अब तुम्हें पता है कि किसी माध्यम में कहें तो वेग बताना है हमें किसमें? गिलास में. कांच में प्रकाश की चाल बटे C बटे N G, यही तो होगा फॉर्मूला. GLA डबल S लिख दो, ज्यादा अगर सुंदर लिखना चाहते हो लो
सुंदर लिख गया, हो गया सुंदर। अच्छा मैंने कहा ये बताओ, वेलोसिटी पूछी थी, प्रकाश का वेग पूछा था, तो फॉर्मूला है हमारा, ये c का मान होता है 3 × 10⁸ बटे ये n ऑफ ग्लास कितना होता है, कांच का वर्तनक दिया हुआ है, देखो इसमें वैसे हमें याद भी है, कांच का बेंजीन का कितना होता है 1.5 और 15 दूनी, अरे भाई 30 कर लो और पॉइंट डालो, 15 दूनी 30, आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या अब कभी दिक्कत होगी आपको ऐसे क्वेश्चन में? ओ सॉरी एस है, एस है, वहाँ 5 लग गया भाई से। हाँ कंप्यूटर हमारे में है क्या? इस वाले क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, शायद सभी को दिखाई दे रहा होगा हमें लगता है। जहां तक प्रश्न में कहा गया है कि जल में प्रकाश की चाल ये है, निर्वात में प्रकाश की चाल ये है, तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, एक बार कर दीजिए अपनी कॉपी पे, कर दो मेरे भाई। चार बटे तीन, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? सॉरी देखो माध्यम कौन सा है इस बार? जल। इसका मतलब प्रकाश की चाल जल में दे रखी है, कहने का मतलब यहाँ पे W लिखते हैं क्या, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही तो दे रखा है। अगर आप देख रहे हैं पहले इतनी वैल्यू लिखिए बेसिक, अदरवाइज जब आप प्रो लेवल के हो जाएंगे ना प्रैक्टिस करते करते डायरेक्ट ही मारा जा सकता है इस क्वेश्चन को। अब देखो निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है, हालांकि आपको पता भी होनी चाहिए 3 × 10⁸। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पानी का अपवर्तनांक पूछ रहा है। वैसे आपको याद होना चाहिए पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 1.33 याद है। अगर 1.33 है तो आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है, डायरेक्ट मारते 4/3, 4/3 ही आएगा उत्तर। अगर नहीं पता है तो निकाल दो। याद करो मैंने कहा था कि जो आपके प्रकाश माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो C/N होता है, उसी माध्यम का अपवर्तनांक, ये तो बोला था। और इसमें पूछ क्या रखा बेटा आपसे, आपसे पूछ रहा है इस n को, तो मैंने कहा n बराबर हो जाएगा C बटे ये हमारा निर्वात वाला, निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये कौन सी है माध्यम में। अच्छा मैंने कहा C का मान कितना, 3 × 10⁸, और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है 2.25 × 10⁸। ऐसा करो इसको काट दो यार, ये कट गया और ये हो जाएगा 300/225। कितने से काटे बताओ? हैं 25 से काटो तो 25 एकम 25, 5 बजे 25 दूनी 50 और 25 निम्मा, 3 चौको 12, 3 तियां, आंसर है 4/। ये क्या निकला? पानी का अपवर्तनांक। भाई माध्यम कौन सा था? जल, तो जल का अपवर्तनांक आया ऑप्शन नंबर बी वाला। इस पर आधारित क्वेश्चन मैंने आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन करा दिए, और मेरा यही टारगेट रहता है कोई भी टॉपिक हो 3 उस टाइप के क्वेश्चन कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस घर पे करो जाके। और मैंने इसके 3 क्वेश्चन करा दिए, इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आ जाए। एक तो पिछला क्वेश्चन मैंने ये कराया था, देखो लास्ट क्वेश्चन ये कराया था, और एक क्वेश्चन इस पर आधारित ये था। इस वाले में क्या पूछ रखा था? इसमें पूछ रखा था कि मीडियम 1 और 2 दे रखा था चाल, और उसमें पूछ रहा था क्या अपवर्तनांक, और दूसरा ये और तीसरा ये, और चौथा क्वेश्चन हम तब कराएंगे जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट करा देंगे। एक बार इस कॉन्सेप्ट पे सभी लोग ध्यान देना, फोकस होके आ जाओ। हम बात कर रहे होंगे इसमें, देखो अगला कॉन्सेप्ट ये है, इसको एक बार देखिए।
शायद सभी को दिखाई दे रहा होगा, हमें लगता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैंने कहा ये हमने कहा बीच के मीडियम के बीच की लाइन कर दी मैंने। थोड़ा सा लाइन पता नहीं विजुअल है कि नहीं, हमें नहीं पता। ये वाली लाइन दिख रही है क्या आपको? ये वाली लाइन है। मैंने कहा ऊपर का माध्यम विरल है और नीचे का माध्यम, और एक और लिया दोबारा से मीडियम। मैंने कहा ऊपर वाला माध्यम सघन है और नीचे वाला, इंग्लिश में कहें तो ऊपर का डेंस है, नीचे का रेयर है। ओके, और इस वाले में ऊपर का रेयर है और नीचे का डेंस। अच्छा, मैं जब कोई इंसिडेंट रे आएगी, कहे तो आपतित किरण आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, तो मैंने कहा अगर ये वाला हमारा परावर्तित सतह होती, कहे तो ये पॉलिश सरफेस होती तो परावर्तित हो जाती है ऐसी। ठीक है, मैंने कहा ये माध्यम है। मैंने कहा ऊपर हवा हो सकती है, नीचे पानी हो सकता है, क्या पानी से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऊपर नहीं होती है, तो वो वाली किरण पानी में चली जाएगी। मैंने कहा ये बताओ, जब नीचे का माध्यम सघन बता रहे हो, मैंने कहा आप खुले में जा रहे थे, ऐसे समझिए, आप खुले में जा रहे थे, एकदम भीड़ में आओगे तो अपने आप सिकुड़ जाओगे आप, समझ पा रहे? तो मेरे भाई ये वाली लाइन जानी चाहिए थी, ये वाली, और नीचे सघन माध्यम होने के कारण अपने अविलंब की तरफ झुक जाती है। ये ऐसे याद करो आप, क्या समझे? दोबारा समझ लो मेरे भाई इसी बात को, जो हम बोल रहे हैं इस पे ध्यान दो बातों पे। मैंने कहा इंसिडेंट रे आपतित किरण आई, जानी चाहिए थी ये, अगर यही माध्यम होता तो, लेकिन नीचे का माध्यम सघन होने के कारण ये अविलंब से कैसी हो जाएगी, चिपक जाएगी, इसकी तरफ झुक जाएगी। कहने का मतलब ये वाला था हमारा आपतन कोण आई, और ये होगा परावर्तन कोण। एक बार इमेजिन करके बताओ, आई ज्यादा होगा कि आर ज्यादा होगा? आई ज्यादा। अविलंब के साथ में ये ज्यादा कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है? आर कम बन रहा है। तो ये होगी हमारी, ये वाली जो रे निकलती है ना, इस वाली रे को कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। देखो चीजें ज्यादातर कभी कभी लिख जाती है, यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा, यहाँ पर लिख लेना आपतित किरण। कौन सी है? आपतित किरण। और आपतित किरण नीचे आई वो कौन सी होती है? और यही किरण यहीं से ऊपर चलाई तो कौन सी कहलाती? परावर्तित। ये वाली परावर्तित और ये वाली अपवर्तित। इधर वाले में आ जाओ, ये वाला अगर समझ गए हो तो मेरे भाई इधर आ जाओ। इंसिडेंट रे कहे तो आपतित किरण आई, लेकिन ऊपर का माध्यम सघन है और नीचे का, मतलब ऊपर घने घने लोग हैं, नीचे बिखरे बिखरे। समझ पा रहे हो? देसी भाषा में समझो। अब ये बताओ, जब ये वाली ऐसे आएगी तो ये अविलंब के साथ में आपतन कोण आई बनना होगा, ठीक है? अब जैसे ही बिखरे लोगों में पहुंचेगी तो अपनी तरफ सिकुड़ेगी या फैलेगी? फैलेगी। इसका मतलब अविलंब से दूर हट जाती है। ये किताबों का ज्ञान है, किताबों में लिखा होता है जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ये किताबों में खूब लिखा मिलता है, लेकिन याद कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। मैंने कहा ऐसे याद कर लो मेरे भाई, इस सघन माध्यम से भीड़ भाड़ वाले से विरल वाले में पहुंच गई तो दूर हट जाएगी, मतलब खुले में चली जाएगी। और इधर विरल वाले से सघन वाले में जाएगी तो मेरे भाई पास आ जाएगी, अविलंब से चिपक जाएगी। हाँ हाँ, ये भी कह सकते हो, विरल वाले में बड़ा रहेगा। ये बताओ, सघन वाले से अगर आपतित किरण आई तो ये वाला ज्यादा होगा या ये वाला ज्यादा होगा? अब हमारा आर ज्यादा होगा। बात समझ पे आए? ये डिपेंड करेगा किस माध्यम से किरण आ रही है और किस माध्यम में जा रही है। और देखो इसका प्रैक्टिकली मतलब एक और हो जाएगा। एक बार इधर आ जाओ, इसी में एक बार समझना, शायद पता नहीं विजुअल है कि नहीं कैमरे में, हमें पता नहीं, लेकिन ये देखो इस वाले में आपतित और परावर्तित, आपतन कोण परावर्तन कोण की बात करें तो विरल से अगर सघन में जाएगी, ये विरल से सघन में जा रही है तो आई का मान ज्यादा होता है किससे? मैंने नीचे लिख भी दिया है, आई का मान ज्यादा होगा आर से। अगर हमारी सघन से विरल में आएगी तो आर ज्यादा होगा किससे? ये लिखा हुआ है। जब आपने नोट्स बनाओ घर पे जाके इस पीडीएफ से तो यही बारे में बना लेना नीचे से, ठीक है? आगे आ जाओ, आगे थोड़े से आ जाओ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे बेटा। हमारा देखा है विरल से सघन में जाएगी तो आई का मान ज्यादा होगा, और सघन से अगर विरल में जाएगी तो आर का मान ज्यादा होगा। इधर देखो मैंने कहा आई फॉर हमारा आपतन कोण है और आर हमारा अपवर्तन कोण। आपतन कोण और अपवर्तन कोण अगर रिफ्लेक्ट हो जाती तो परावर्तन कोण होता। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर तब होता है जब ऐसे आई और ऐसी चली जाए। लेकिन ये वाली ऐसी आई और दूसरे माध्यम में गई तो झुक गई या दूर हट गई अविलंब से, तो उसको कहा जाता अपवर्तन कोण आर। अच्छा, इस वाली को अगर तुम समझ गए हो तो हमारे सामने एक क्वेश्चन डालने हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना, देखिए आप कर पाएंगे। इस वाले को पढ़िए एक बार, ये अनुदेश लिखा हुआ है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में अविलंब के अनुदिश यात्रा करने वाली प्रकाश की किरण क्या करेगी? भाई यही तो गलती है, तुमने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं।
जो हमने पहले रटाया भाई उसी रटे रटाई के अनुसार आंसर दे दिया कि अगर आप सघन से विरल में जा रहे हो तो दूर हटा दी तुमने डायरेक्ट। लेकिन प्रश्न कुछ और कह रहा है, देखो दोबारा से। ये कहा जा रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम, मान लिया ये वाला बेटा सघन है और ये वाला कैसा है, विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम में अविलंब के अनुदिश, बेटा ये प्रश्न कह रहा है कि अविलंब के अनुदिश आइए किरण, अविलंब के अनुदिश आइए तो अविलंब के साथ ही चली जाएगी। अरे भाई अगर थोड़ी सी एंगल के साथ होती तब हटती है और दूर जाती है, पास आती दूर आती है। लेकिन प्रश्न में क्या कहा, अविलंब के अनुदिश यात्रा करने वाला प्रकाश। पहला ऑप्शन है अविलंब की ओर अपवर्तित, अविलंब से दूर, सीमा के साथ। सीमा के साथ वो आपको पढ़ाएंगे आगे चल के ऐसे मिलेगा, कोई किरण ऐसी आएगी और इस वाली सीमा के साथ ऐसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी, वो होता है क्रांतिक कोण। वो आगे पढ़ाने वाले, आगे एक टॉपिक आएगा क्रांतिक कोण। इससे पहले आप इस वाले टॉपिक गलत होगा, इसका आंसर होगा अपवर्तित नहीं होगी, सीधी आएगी, सीधी चली जाएगी अगर अविलंब के अनुदिश। लेकिन वो बात अच्छी है, आपने जो पढ़ाया हमने वो आपने याद कर लिया। कैसे, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, अगर विरल से सघन में आएगी तो अविलंब के पास में आ जाएगी। ये अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन को देख के उत्तर देना आगे वाला। अच्छा अगला क्वेश्चन बता पाएंगे क्या आप? सॉरी जस्ट सेकंड, ये वाला करना एक बार। प्रकाश की किरण कांच से हवा में गुजरती तो अपवर्तन कोण। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रकाश की किरण कांच से हवा में गुजरती है, सघन विरल बोल ही नहीं रहा, सघन विरल बोल ही नहीं रहा। आपतन कोण से अधिक। इतने कितने बच्चे हैं जो कि हमारे बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं? हैंड रेज कर देना ऐसे, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो इसमें कह रहा है एक प्रकाश की किरण कांच से हवा, कहें तो एक मीडियम है हमारा कांच वाला और एक है हमारा हवा वाला। कोई बच्चा ये बता दे कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है n का मान, यही होता है क्या? और हवा का अपवर्तनांक n बराबर होता है 1.000। ये बताओ जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो सघन होता है और जिसका कम होता है वो, तो बताओ नीचे वाला सघन है कि विरल? नीचे वाला विरल माध्यम है। प्रश्न में नहीं दिया था लेकिन मैंने निकाल डाला, कैसे हमें वैल्यू याद थी, मैंने कहा ये वाला सघन है। अब हमारी अगर सघन से विरल में जाएगी मेरे भाई, मान लिया ये वाली किरण गई है सघन से विरल में जा रही है, सघन से विरल में जाएगी मेरे भाई, तो ये जानी चाहिए थी सघन से विरल में। अगर विरल में जा रही है तो मेरे भाई दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। अगर ये आई है तो अपवर्तन कोण आर होगा ना, वो बड़ा होगा। प्रश्न पूछा गया अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन। आज जो कंटेंट कराया है सच में ये आपतन और अपवर्तन कोण, और जो हमने बनने वाले इससे न्यूमेरिकल थे, इस पे न्यूमेरिकल मैंने 3 कराए सिर्फ आज। लेकिन आपके पास जो मैंने किताब डाली है जो रेलवे वाली, रेलवे ग्रुप डी वाली जितने भी एनटीपीसी क्वेश्चन है, रेलवे साइंस वाली, वो वाली किताब एक बार टेलीग्राम पे सर्च करना जाएगा दोबारा से, और इसके सब क्वेश्चन लगाना तुम। जो इस वाले की बात कर रहे हैं ये वाले तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, इन वाले क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, वो एक एक क्वेश्चन सब बन जाएंगे तुमसे, चाहे ग्रुप डी का हो चाहे एनटीपीसी का हो। रेलवे स्पेशल साइंस की टेलीग्राम पे आज फिर दोबारा से फॉरवर्ड कर देंगे। अगर किसी बच्चे को ना मिले तो हमारे पास मैसेज कर देना, टेलीग्राम में दोबारा फॉरवर्ड मारेंगे। और किसी बच्चे ने किताब भी ले रखी है वो वाली, है ना, तो वहाँ से प्रैक्टिस करके आना इसके क्वेश्चन। आज की क्लास को साइंस वाली को ही रखते हैं। अब अगला देखिए।